नमस्कार। विगत प्रश्न पत्रों के प्रश्नों के विश्लेषण की सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने दो प्रश्न टॉपिक के कर लिए हैं। आज हम करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के जो आरपीएस स्कूल व्याख्याता के सिलेबस के सेकंड पेपर में जो शिक्षा मनोविज्ञान का तीसरा टॉपिक है अधिगम का, उससे रिलेटेड जो 2016 के क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न आए हैं लगभग 40 प्लस के 50 क्वेश्चन के आसपास, उन सभी को आज हम करेंगे। इसमें है अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक और निर्मितिवादी सिद्धांत और उनका उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए निहितार्थ। तो शुरू करने से पहले आपको ये सबसे शॉर्ट में ये टेबल याद होनी चाहिए कि व्यवहारवादी कौन कौन थे, गेस्टाल्टवादी और संज्ञानवादी कौन कौन थे, और व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद के बीच की कड़ी का काम किसने किया, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच की कड़ी का काम किसने किया, और इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं और उनके उपनाम क्या हैं। यह है सबसे बेसिक चीज़, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। और इसके बाद में आती है कि आपको पता हो कि पावलोव का सिद्धांत क्या है, वो बाद की आगे की है, लेकिन इससे पहले आपको इनके नाम तो याद होने ही चाहिए। यह है 2016 के प्रश्न पत्रों के प्रश्न जो आप में कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे कि अगर आपको ये चीज़ें ही पता है फिर भी आप 80% से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे इन 50 क्वेश्चन में। पहला सवाल है हिंदी के प्रश्न पत्र से। सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के समर्थक थे। अब देख तो आपको वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। समाकृतिवाद, जिसे हम समग्रवाद भी कह सकते हैं, और उस स्कूल का नाम है गेस्टाल्टवाद। और सूझ द्वारा सीखने की तो इसका वर्ड यूज़ करने का अगर ज़रूरत भी ना पड़े तो आपको पता ही होना चाहिए कि गेस्टाल्टवाद। तो गेस्टाल्टवाद का जब हम पढ़ते हैं तो पहली लाइन ही यही होती है कि वर्दीमर, कॉफका और कोहलर, ये शुरुआती चरण में इनका बहुत ही योगदान रहा था, तो इसे इनको प्रवर्तक भी कहा जाता है। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से 3 तो सीधे ही थॉर्नडाइक के दिए हुए सिद्धांत के नियम हैं। तो जो थॉर्नडाइक ने दिए थे उनमें एक चीज़ ये थी कि अगर बच्चा सीखने के प्रति तत्पर जब होगा जब वो उस काम को करते ही हाथों हाथ उसे रिजल्ट मिलता है और संतुष्टि प्राप्त होती है, तो वो है तत्परता का नियम। और सबसे खास नियम ही सीखने का तत्परता का नियम है। और इसके अलावा उसने 2 नियम और दिए थे, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य, मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो महसूस करने योग्य मतलब इंद्रिय ज्ञान, मापने योग्य, परीक्षण किया जा सकता है, उसे प्रयोगशाला में प्रयोग किया जा सकता है उस पर, ये चीज़ें मानते हैं व्यवहारवादी। तो मैंने सबसे पहले आपको एक लिस्ट बताई थी और चीज़ें बताई थी कि व्यवहारवादी की सबसे बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये आदमी को पशु की तरह लेते हैं और ये बाहरी इंद्रियों से जितना भी अनुभव होता है और जो परीक्षण किया जा सकता है उन्हीं को मानते हैं, मन और चेतना को नहीं मानते हैं। संरचनावादी और प्रकारात्मक, ये इनसे पुराने स्कूल्स हैं जो ये मानता है कि मन और चेतना के बारे में अध्ययन करते हैं। समग्रवादी व्यवहारवाद का कुछ परिष्कृत रूप मान सकते हैं। व्यवहारवाद में सिर्फ ये माना जाता है कि व्यक्ति को बाहरी वातावरण से ही सब कुछ मिलता है, अधिगम। लेकिन समग्रवादी कहते हैं कि आदमी सिर्फ बाहरी वातावरण से ही नहीं सीखता, उसके खुद के अंदर ही सूझ होती है जो कि अधिगम को प्रभावित करती है। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों के समूह में से कौन सा समूह पूर्ण रूप से क्लासिकी संज्ञानवाद है समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद, क्योंकि शुरुआती चरण वो था और उसका परिष्कृत रूप है संज्ञानवाद। तो वर्दीमर, अब हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग वर्ड यूज होते हैं, लेकिन आप थोड़ा इस तरह से मान लीजिए, वदाइमर है, वर्दीमर है, वर्थीमर लिखा आएगा, तो एक ही आदमी के नाम है। वर्दीमर और कोहलर का तो आपको पता है। तीसरा
टॉलमैन। ठीक है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है तो आप सीधा आंसर दे सकते हैं कि ये गैने ने लिखी है, क्योंकि गैने का जो सिद्धांत है उसमें सोपानिक 8 अधिगम बताए हैं, वो इसी पुस्तक से हैं। अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है, ये किसने कहा था? तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन माना जा सकता है, क्योंकि ये 11th क्लास की बुक से सीधी परिभाषा उठाई गई है। आगे देखते हैं। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, ये फैक्चुअल नहीं, ये कंसेप्चुअल है, और आपने अगर नहीं भी पढ़ा है तो आसानी से कर सकते हैं। एक तो होती है व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना और कंप्यूटर से पढ़ाना। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन क्रिया विधि से अगर पढ़ाया जाए तो हमें सबको पता है कि वो ज़्यादा स्थिर अधिगम होता है। क्रिया विधि मतलब करके सीखना, जो इन दोनों का ही अच्छा रूप है। अगला देखते हैं, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, हम प्रश्न पत्र में पहुंच चुके हैं, मैथमेटिक्स तक में। अधिगम के लिए खुद का अनुभव, खुद का चिंतन, खुद की क्रिया, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं। इसके लिए देखिए, अगर इससे क्वेश्चन को भी पूछा जाए अगर, तो आप गलत नहीं करेंगे। इतना ही पता होना चाहिए, अनुदैर्ध्य उपागम में एक तो फिक्स सब्जेक्ट होता है और फिक्स उसे सीखने वाले होते हैं, फिक्स बालक होते हैं। उन पर एक लंबे टाइम तक पर्यवेक्षण अवलोकन किया जाता है। तो अनुदैर्ध्य उपागम में निश्चित बालकों पर। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? क्या अधिगम के प्रकार कोहलर ने दिए थे? नहीं। अनुभवजन्य अधिगम कार्ल रोजर्स। जब हम निर्वृत्तिवाद पढ़ते हैं तो कार्ल रोजर्स का नाम बार बार देखते हैं, जिन्होंने अनुभवजन्य अधिगम के बारे में बताया था। तो ये सही है। सामाजिक अधिगम ज्ञान नहीं। अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम बांडुरा नहीं। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? गेने नहीं, पियाजे नहीं, ये डेविड आसुबेल के द्वारा समझाया गया था। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन तो है ही, लेकिन अगर आपने आसुबेल के अगर लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा हो, लेकिन उनके नोट्स को सिर्फ इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें दी है और कितने प्रकार के अधिगम बताए हैं वही याद रख लें तो काफ़ी है। निर्मितिवादी अधिगम के पक्षधर हैं। तो देखिए, कोहलर तो हो नहीं सकता, अंतर्दृष्टि स्किनर भी हो नहीं सकता, ये व्यवहारवादी हैं। मैस्लो का इनसे कोई संबंध नहीं है, तो वाइगोत्स्की निर्मिति अधिगम के पक्षधर हैं। व्यवहारवाद का पिता, बहुत फैक्चुअल लेकिन सबसे कॉमन क्वेश्चन, जेबी वॉटसन। निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है? नैमित्तिक अनुबंधन मतलब निर्मितिवाद। तो निर्मितिवाद का डायरेक्ट सक्रिय अनुबंधन। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? अभी जस्ट पहले ही पढ़े थे हमने हिंदी के पेपर में। 3 प्रमुख नियम हैं, अभ्यास का, तत्परता का और प्रभाव का नियम। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कर्ट लेविन का मानवतावादी नहीं, कर्ट लेविन का है ट्रोपोलॉजिकल थ्योरी। थॉर्नडाइक का संयोजन। मैस्लो का अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत नहीं। स्किनर का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत नहीं, ये पावलोव का है। तो थॉर्नडाइक का संयोजनवाद। तो जस्ट मैंने सबसे पहले कहा था कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको उपनाम पता होने चाहिए उन सिद्धांतों के। अब देखते हैं राजस्थानी के पेपर से, तो राजस्थानी लैंग्वेज में ही बोलना पड़ेगा। शास्त्रीय अनुबंधीय सिद्धांत रहा प्रतिपादक है, अभी जस्ट बताया था पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधीय सिद्धांत शिक्षा में उपयोगिता क्या है? अध्यापन के कार्य में, मानसिक रोगों को दूर करने में, खेल कूद में, या नाट्य और अभिनय क्रिया में।
तो शास्त्रीय अनुबंध का सीधा सीधा है कि मानसिक रोगों को दूर करने में इसका प्रयोग होता है। अब आप इससे थोड़ा कॉमन सेंस से करने की कोशिश करेंगे तो ये मत कर दीजिएगा कि अध्यापन कार्य में। देखिए, व्यवहारवादियों के जितने भी कुछ सिद्धांत है वो मानसिक रोगों को दूर करने के लिए ही हैं। अध्यापन में उनका योगदान कुछ इस प्रकार होता है, एक तो अभ्यास का, लेकिन शास्त्रीय अनुबंध अगर कहीं भी पूछा जाए तो मानसिक रोगों को दूर करने में। सीखनारो अंतर्दृष्टि सिद्धांत बताया था, तो स्किनर नहीं, पंडोरा, गिलफोर्ड, वर्दिमर और कॉलर। देखिए एक बार और नाम चेंज हुआ है, वर्दिमर और कॉलर के द्वारा। गेस्टुल्टवाद। थार्नडाइक रे अधिगम सिद्धांतों शैक्षणिक महत्व किणरे माई है। खेल कूद में, आदत निर्माण में, अभ्यास और पुनरावृत्ति में, कला शिक्षण में। तो अभ्यास का नियम में थार्नडाइक किया करे कि अभ्यास करता करता बच्चों सीख जाया करे। अधिगम रो खास नियम, बहु प्रतिक्रिया रो नियम, तत्परता रो नियम, आंशिक क्रिया रो नियम, मनोवर्ती रो। तो ये कोई खास नियम नहीं है, लेकिन तत्परता का नियम सबसे खास नियम है जो कि अधिगम को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। डेनिस रे अनुसार शिक्षण अधिगम री व्यवस्था एणासु किण रे माई हुई। उद्देश्य रे आयोजना सु अध्यापन कार्य आधारित, छात्र अंत्यक्रिया आधारित, सहायक सामग्री आधारित। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप टिप्पे भी मारो तो आपको एक बार पढ़ा होना जरूरी है। तो उद्देश्यों के आयोजन से अधिगमरी व्यवस्था का बताया है। एक कथन है कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वे दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? देखिए पुनर्बलन या पुनर्बलन का यहाँ पर कोई काम है नहीं, क्षेत्रीय सिद्धांत का भी यहाँ पर कोई जिक्र हुआ नहीं, प्रबलन का भी नहीं। यहाँ पर प्रतिस्थापित हो रहा है, मतलब एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है वो, तो वो प्रतिस्थापित हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो यह है गुथरी का प्रतिस्थापन का नियम, जो कि एक व्यवहारवादी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? कल्पनाशील, संज्ञानात्मक, निपुणता द्वारा अधिगम और अभिव्यक्ति द्वारा अधिगम। तो कल्पना के द्वारा अधिगम ऐसा कुछ है नहीं, तो प्रकार्य के अनुसार कल्पना के द्वारा अधिगम ऐसी कोई चीज नहीं है। आदत, ज्ञान, अभिव्यक्तियों का अर्जन कहलाता है, सबसे एजुकेशन है, अधिगम कहलाता है। आसू बेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने से समस्या का समाधान निहित होता है? आराम से बिना पढ़े भी कर सकते हैं। समस्या का समाधान क्या रटकर हो सकता है? नहीं। अर्थपूर्ण सीख कर भी आप नहीं कर सकते, निरंतर सीख के भी नहीं। जो खोजपूर्ण तरीका है उसके द्वारा ही समस्या समाधान हो सकता है। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? शिक्षार्थी को जानने में सहायक है, शिक्षक को स्वयं में जानने में सहायक है और प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक है, शिक्षण की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक है। तो इनमें से कौन कौन से कोड सही है? तो चारों ही कोड सही है। इससे शिक्षार्थी भी जानता है, टीचर भी खुद के बारे में जानता है और जो अधिगम प्रक्रिया है वो भी अच्छी होती है और शिक्षक का जो प्रोफेशनलिज्म है वो भी बढ़ता है। अधिगम से तात्पर्य है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना? नहीं। अभ्यास एवं शिक्षण में परिपक्वता लाना? नहीं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना। जब हम अधिगम पढ़ते हैं तो शुरुआती लाइन यही पढ़ते हैं कि अधिगम क्या है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? सीधा ऊपर से सवाल पूछा है। फेशियल नॉलेज आपको इतना पता होना चाहिए कि एक तो सकारात्मक स्थानांतरण होता है, नकारात्मक स्थानांतरण होता है और शून्य स्थानांतरण होता है।
लेकिन दूरवर्ती स्थान का कोई वर्ड नहीं है। सकारात्मक स्थान में एक सीखी हुई चीज आगे दूसरी सीखने में काम आए। नकारात्मक में एक चीज अगर हम सीखते हैं फिर उसके बाद में दूसरी सीखते हैं तो पहली चीज के कारण बाधा आती है, तो नकारात्मक। सुनिए कि पहले चीजें जो सीखी हुई है और नई चीजें हम सीख रहे हैं उनमें कोई एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालती है। तो सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है। इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है। ठीक है, वातावरण का योगदान है, विद्यार्थियों को बल युक्त प्रेरणा देने में भी योगदान है, विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था ये भी एक कारक है। तो इसमें उपरोक्त सभी आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से। अब एक तो आप है ना हिंदी की वोकैबुलरी पर ध्यान रखिए। यह है स्टिमुलस रेस्पॉन्स, उद्दीपन और उसके प्रतिक्रिया। तो क्या है? व्यवहारवादी। व्यवहारवादी का दूसरा नाम यही है। बहुत इजी सवाल था। सीखना क्या है? ज्ञान के स्तर, ज्ञान की उष्मा, प्राणी मात्र में व्यवहार में सुधार लाने की क्रिया या सिर्फ प्रेरित करना। तो इसका जवाब होगा प्राणी मात्र में व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम का केंद्र क्या होता है? शिक्षक, कक्षा कक्ष, खेल का मैदान नहीं, शिक्षार्थी। ये भी आसान सवाल था। अधिगम के दो प्रकार होते हैं, आगमन और निगमन। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। आगमन में होता है आप विशिष्ट से सामान्य की ओर, और निगमन होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब सामान्य और विशिष्ट क्या है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक तो सिद्धांत बन चुका है कि सामान्य सबके लिए जो एक ही सिद्धांत हो उसे आप किसी एक व्यक्ति पर लागू करते हो, इसे कहते हैं सामान्य से विशिष्ट। और निगमन क्या होता है, आप एक एक आदमी को देखते हो, इसमें भी यह है तो आप यह मान लोगे कि सभी इंसान ऐसे होते हैं। आपको किसी ने धोखा दिया तो आप मान लोगे कि सभी धोखा ही देते हैं। तो वह है निगमन, जिसमें आगमन को बेस्ट माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है? क्या है? नहीं है। अब देखिए, लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं क्या क्या है। वो कुछ टर्म्स बताता है कि व्यक्ति होता है, व्यक्ति का एक मनोवैज्ञानिक चारों ओर का क्षेत्र होता है, उसकी एक सीमा होती है और वो अभिप्रेरणा से अपने जीवन का विस्तार करता रहता है। और जो चीजें उसे लक्ष्य के प्रति बढ़ाती है उसे शक्ति या कर्षण कहते हैं। और ये सदिश होती है। अगर मतलब आपको लक्ष्य की ओर ले जाती है तो ठीक, और लक्ष्य से दूर ले जाती है तो वो नकारात्मक। और अवरोध ये शक्ति का उल्टा है। मतलब अगर सदिश में पॉजिटिव है तो ये कर्षण कहलाता है, और नेगेटिव है तो ये अवरोध कहलाता है। अब देखिए, नाम यहाँ पर अलग अलग है। जीवन दायरा, जिसे हम जीवन विस्तार कहते हैं। वेक्टर्स और कर्षण, ये दोनों चीजें शक्ति और सदिश। तल रूप या क्षेत्र, तो इनमें कौन सी चीज नहीं है? विभेदीकरण। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? इसने प्रयोग किया था बिल्ली पर, और इसी के एक फॉलोवर है गुथरी, उन्होंने भी बिल्ली पर ही प्रयोग किया था। भावात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाएगा? अब देखिए, भावात्मक प्रज्ञा, तो इसका आपको इंग्लिश में देख लीजिए, वहां पर मिलेगा इंटेलिजेंस, इमोशन इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब संवेगात्मक बुद्धि। तो संवेगात्मक बुद्धि का घटक कौन कौन से हैं? आत्म नियंत्रण, आंतरिक अभिप्रेरणा, आत्म जागृति, परानुभूति, सामाजिक कौशल, आशावादिता। ये आपको याद रखने होते हैं। तो इसमें आत्म प्रबंधन, जिसे हम आत्म नियंत्रण भी कह सकते हैं, आत्म विश्लेषण जैसी कोई चीज नहीं है। आत्म अभिप्रेरण, आंतरिक अभिप्रेरणा कह सकते हैं। तदनुभूति,
जिसे हम परानुभूति कह सकते हैं, इम्पैथी कह सकते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है? आत्म विश्लेषण। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, क्या अलग अवस्था से होता है? नहीं। भीड़ से? नहीं। संपर्क से सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो ये बेसिक सवाल हैं जिनको मैं समझा नहीं रहा हूँ, आगे स्किप कर रहा हूँ। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है सक्रिय, प्रेक्षणात्मक, अंतर्दृष्टि, अनुभवजन्य। तो अल्बर्ट बंडूरा का जो अधिगम है वो प्रेक्षणात्मक अधिगम कहलाता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम का मतलब होता है कि आदमी दूसरों को देख के, मतलब आदमी के खुद के जीवन में अभी कोई समस्या आती है तो वो देखता है कि उसके जीवन में एक समस्या आई थी और उसने उसकी क्या प्रतिक्रिया दी, तो वो उसे देखकर उसे ही खुद पर लागू करता है। वैसे प्रेक्षणात्मक का मतलब होता है अवलोकन, तो उसको अवलोकन करके वो खुद सीखता है। इस विचार को कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, किस विचारक ने अभिव्यक्त किया है? ये किया है ब्रूनर ने, कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है। निम्न में से किसको वर्ष 1904 में अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो शायद सभी को पता होगा। पावलोव को। और ये पहले रूसी व्यक्ति है जिनको यह अवार्ड मिला था, और इन्हें अवार्ड मिला था मेडिसिन। कोलर ने विकसित किया था, कोलर ने विकसित क्या किया था? अंतर्दृष्टि। आपको इतना पता है। तो अब यहाँ पर देखिए एसआर बॉन्ड नहीं, इनसाइट सिद्धांत। अब आधा तो है हिंदी में लिखा हुआ, आधा इंग्लिश में। तो इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, तो इसका जवाब होगा अंतर्दृष्टि सिद्धांत। कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? देखिए मूर्त का नाम आते ही आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन इन संक्रियाओं के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। एक तो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें देख सकते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस है। तो यहाँ पर देखिए विचारों की विलोमीयता, विचार उल्टे प्रस्तुत करना, संरक्षण, क्रमबद्धता, पूर्ण स्मृतियों का निर्माण। लेकिन चिंतन अवस्था मूर्त संक्रियात्मक में नहीं होती है, तो इसका जवाब होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक है? तो सबसे जो अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है वो है, पहले आवश्यकता होती है और आवश्यकता के बाद में तत्परता दिखाता है वो, और एक स्थिति आती है जब उसके साथ अंतक्रिया करता है और अधिगम करता है। आपको ये इस वे में याद करना है, इसके पीछे तर्क ये नहीं है, लेकिन याद करने की एक तरीका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आसुबेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं है? तो देखिए पूरे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं 50% तक रिपीट ही हो रहे हैं टॉपिक्स। आसुबेल का ये तीसरा क्वेश्चन है। और आसुबेल का कौन सा? एक तो अधिगम द्वारा सीखना, रटकर सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना और अर्थपूर्ण सीखना, लेकिन विभेदीकृत सीखना नहीं है। इसने ये 4 प्रकार बताए थे, ये आपको याद होना चाहिए। अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? ये सबसे पहले जो स्लाइड दिखाई थी उस पर सारा डाटा था, जिसमें आपको पूर्ण, चिन्ह पूर्ण का सिद्धांत, टॉलमैन का, और इसके खूब सारे नाम थे, उपनाम, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आप वापस जाके स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। रॉबर्ट एम गेने, इनकी भी एक पुस्तक का पढ़ा था हमने। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? तो उन्होंने ये सोपानिक तरीके से 8 अवस्थाएं दी कि पहले सांकेतिक अधिगम द्वारा सीखता है, फिर उद्दीपन अनुक्रिया, फिर उससे अच्छा श्रृंखला अधिगम, उसके बाद में शाब्दिक साहचर्य, विभेदीकरण द्वारा अधिगम, संप्रति अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। तो इनमें से कौन सा नहीं है? वो है अंतर्दृष्टि अधिगम। और इसके अलावा ये सभी
इनके सोपानों में अधिगम के प्रकार हैं। पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कॉलर नहीं, टॉलमन नहीं, हल का पुनर्बलन सिद्धांत। ये सीधा ही है, इसे समझाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको इतना स्टेटमेंट तो याद रखना ही चाहिए कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। पावलोव का प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वाभाविक, प्राकृतिक, संबद्ध या संबद्ध उद्दीपक? तो ये संबद्ध अनुक्रिया है। स्वाभाविक कौन सी थी? घंटी बजने पर नहीं, रोटी या खाना पहुंचने पर उसके अगर लार टपकती तो वो स्वाभाविक थी, लेकिन वो अब घंटी से संबद्ध हो चुकी, तो यह संबद्ध अनुक्रिया है। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम हैं, ये तीसरी बार आ चुका है। अभ्यास का नियम है, तत्परता का है, प्रभाव का है, ये तो ये सभी है। तो धन्यवाद। अब अगले हम टॉपिक में मिलेंगे, जो चौथा टॉपिक है उससे। अभी हम जल्द ही कर लेंगे ये 2016 के। इनसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपकी तैयारी इतनी भी बेकार नहीं है। अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आप अभी की बिना कुछ पढ़े भी 50% स्कोर कर सकते हैं, और पढ़कर आप अच्छा खासा कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।